साथियों, काफी दिन बाद आप लोगों से फेसबुक लाइव के जरिए चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथी जो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, जब तक आप सब लोग जुड़ते हैं तब तक आज की चर्चा की भूमिका के बारे में बात करते हैं। साथियों, आप सब लोग अन्याय के शिकार हैं, ये बात आप लोग जानते हैं और आपसे बाहर समाज के अंदर भी लोगों के बीच में भी ये चर्चा का विषय बन चुका है। कल भाजपा विधायक ने, डॉक्टर चिंतामण मालवीय ने विधानसभा में जमीन के मुद्दे पर सिंहस्थ के सवाल पर बोलते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो बात थी, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कफन में जेब नहीं होती। विधायक के ये 4 शब्द मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तरीके से नंगा कर देते हैं, बेनकाब कर देते हैं। यही 4 शब्द ये जो मध्य प्रदेश में पूरी लूट की व्यवस्था, अन्याय की व्यवस्था कायम कर दी गई है, उसके लिए पर्याप्त है। ये अन्याय जो आपके साथ हो रहा है, वो अन्याय हर क्षेत्र में हर उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसे सरकार की जरूरत होती है। इस बार विधानसभा में हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के भी पर्याप्त सवाल लगे थे, लेकिन सरकार उन सवालों के ठीक जवाब देने से बचती रही, कतराती रही और ज्यादातर सवालों को वो टाल गई है। अभी तक जवाब के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं ही सामने आई हैं। इसके बावजूद भी जयंत मलैया जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों की, अस्थायी कर्मचारियों की जो पीड़ा मीडिया के सामने रखी, सदन में रखी, उससे इस विधानसभा सत्र में भी चर्चा का विषय बनी है। क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है कि 1-2 विधायकों के सवाल लगा देने से या दूसरों के सहारे इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इस समस्या का अगर समाधान कराना है तो उसके लिए हम लोगों को स्वयं आगे आना होगा और आगे आकर हम लोगों को अपनी बात, अपनी पीड़ा हुकूमतों के सामने रखनी होगी। और हम लोकतंत्र में हैं और इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने के जितने भी माध्यम हैं, हमें उन माध्यमों को अपनाना पड़ेगा और उन माध्यमों के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। तो साथियों, आप सब लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जितने लोग साथी जुड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि आज की इस चर्चा को आप शेयर भी करें, जिससे वो दूसरों तक पहुंचे, और लोगों से, अपने साथियों से कहें कि पेज को फॉलो करें। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की जो एकता जिस स्तर पर बननी चाहिए, वो एकता नजर नहीं आ रही है। हम लोगों ने, आप सब लोगों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया का ही सहारा लिया था, उपयोग किया था। तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, फेसबुक का पेज बनाया, आप लोगों को जोड़ा।
लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो हमारा लगभग 70-80% आउटसोर्स कर्मचारी जुड़ चुका है एक दूसरे से। लेकिन इस दौरान हुआ भी यही है कि इस कर्मचारी को आउटसोर्स आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहिए था, वो दूसरे अन्य ऐसे पेजों पर जुड़े हुए हैं जो बड़ी संख्या में बने हैं। 15-20 फेसबुक पेज बने हुए हैं। क्यों बन गए हैं, किस लिए बनाए, किसने बनाए, ये चर्चा का विषय नहीं, लेकिन बने, लेकिन वहां भी लोग जुड़े हुए हैं और इसलिए प्रॉपरली हमारी बात सारे आउटसोर्स कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाती है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, यदि हम ईमानदारी से अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं और आम जनता का भी अपने आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं, उनकी हमदर्दी अपने साथ लाना चाहते हैं, तो हमें अपने इस प्लेटफॉर्म को और व्यापक बनाना पड़ेगा और इसे हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक इस आंदोलन को पहुंचाना पड़ेगा। ये पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि ये जो आंदोलन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के वेतन भत्ते का लड़ाई नहीं है। आप सब लोग इस बात को भुगत रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सरकार ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, आउटसोर्स कर दी हैं, अस्थायी कर दी हैं और चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी की नौकरियां ही लाखों में होती हैं सरकारी विभागों में, जो काम आप कर रहे हैं। आप लोगों के काम करते हुए भी के बाद भी लाखों की संख्या में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी विभागों में, लाखों की संख्या में। और इन नौकरियों को कौन करता है? इन नौकरियों में जाता है समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों के लड़के, दलित, आदिवासी, ओबीसी परिवारों के लड़के, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के। और इस तरीके से सरकार ने तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां खत्म करके समाज के कमजोर वर्ग के, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों से सरकारी नौकरी पाने का अधिकार छीन लिया है। ये बात आप अगर लोगों को समझा देंगे तो आपके आंदोलन के साथ आम लोगों की सिंपैथी भी आएगी, हमदर्दी भी आएगी और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भविष्य को सुरक्षित कराने की, उस लड़ाई को आप जीत जाएंगे। क्योंकि वही आंदोलन जीतता है जिस आंदोलन के साथ आम लोगों की सिंपैथी होती है, हमदर्दी होती है, जुड़ाव होता है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस आंदोलन को थोड़ा व्यापक कीजिए, इसको विस्तार दीजिए। हम पिछले कई दिनों से इस प्रयास में हैं और इस प्रयास में हम लोग कुछ हद तक सफल भी हुए हैं कि आज हम देखते हैं कि हमारी बात समाज के हर तबके तक पहुंच रही है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति ये जानने लगा कि मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में कोई आउटसोर्स कर्मचारी भी है, अस्थायी कर्मचारी भी हैं, जिन्हें 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है और लोग इसके लिए सरकार को आलोचना भी करने लगे हैं। आप लोगों की ये जो थोड़ी सी छोटी सी एक बनती हुई एकता का ही नतीजा है कि आज आपके सवालों पर मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। पिछले दिनों न्यूज 24 पर डिबेट हुई, इससे पहले INH पर भी डिबेट चली। दैनिक भास्कर लगातार हमारे सवालों को छापता है। मीडिया के अखबारों के दूसरे अखबार भी हम लोगों की बात को प्रकाशित करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल के मेहनत के बाद मीडिया को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मीडिया को भी ये लगा है कि ये जो लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, ये अपनी न्यायोचित लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए। आने वाले दिनों में और कई चैनलों पर डिबेट होने वाली है इसी मुद्दे को लेकर और ये डिबेट और मीडिया आपकी बात को और प्रमुखता से छापे, तो उसके लिए आप लोगों का भी सड़कों पर दिखाई देना जरूरी है। आप जितनी अधिक संख्या में दिखाई देंगे,
आपकी बात उतनी व्यापक तरीके से लोगों तक पहुंचेगी। ये मैं कुछ दिनों से कुछ आंदोलनों के दौरान हमने ये महसूस किया है, और हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो आप सब लोगों से छिपा नहीं है कि हम पिछले 1 साल के अंदर भोपाल में छोटे छोटे ही सही 4 प्रदर्शन कर चुके हैं। 16 जून को किया था चिनार पार्क में, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम किया। उसके बाद हम लोगों ने सितंबर में किया, उसके बाद हम लोग दिसंबर में फिर किए, और अभी 9 मार्च को भोपाल में हम लोगों ने फिर आंदोलन किया, और बीच में जनवरी में हम लोग इंदौर में श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव करने लगे। इन 5 आंदोलनों में आप लोगों की क्या हिस्सेदारी रही, क्या भागीदारी रही, ये आप लोग खुद तय कर सकते हैं। इन आंदोलनों में आपकी अगर न्यूनतम भी भागीदारी हो गई होती तो आज ये जो मुद्दा मीडिया में चर्चा में आया है ये और व्यापक स्तर पर फैल गया होता। लेकिन चूंकि आउटसोर्स कंपनियां जो आपकी मेहनत का से मुनाफा कमा रही हैं, सरकार के ठेकेदार, मंत्री और दूसरे भी संगठन हैं, वो आप लोगों की एकता बनने में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, ठेकेदारों को लग रहा है कि अगर ये इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, बोलने लगे तो हमारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। दूसरे संगठनों को ये लगता है कि ये आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अगर मजबूत हो गया तो हमारे संगठनों का क्या होगा, हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी। और इसीलिए आप सब लोग इस आंदोलन से जुड़ने में थोड़ा झिझक रहे हैं, दूर भागते हैं। लेकिन ये सब रुकावटें आती हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, व्यापक हित में काम करता है, व्यापक लोगों के लिए काम करता है, उनके जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए काम करता है, तो इस तरीके की रुकावटें आती हैं। आज आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी राजनीति चंद रईसों के कब्जे पे पहुंच गई है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। वो अपने तरीके से गतिविधियां तय करते हैं, उत्सव महोत्सव मनाते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उन्हें आपकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। जब पूरी राजनीति चंद रईसों के कब्जे में है तो उस राजनीति से आप अपने हित की बात वो करें ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। हमने इसी पेज पर पिछले 2-3 दिन में, जिस दिन न्यूज 24 की डिबेट हुई है वो काफी चली है, उस डिबेट को मध्य प्रदेश के लगभग 5-7 लाख लोगों ने सुना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और समाज के आम लोगों ने भी सुना, और हर व्यक्ति ने ये कहा है कि ये मुद्दा बहुत जरूरी है, जेन्युइन है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और उस पर बहुत पॉजिटिव कमेंट आए हैं, और हम लोगों का विश्वास और भरोसा और बढ़ा है कि हम लोग इस आंदोलन को जीत सकते हैं, बशर्ते आप लोगों का साथ मिल जाए। उसके बाद हमने अपने ही पेज पर इस सरकार के 3 मंत्रियों के अलग अलग जगह दिए गए बयानों को भी डाला है, जो आप लोगों ने सुने हैं। हम आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है वो इन मंत्रियों के बयान से आप समझ सकते हैं कि सरकार हमारे बारे में न तो कुछ सोच रही है, ना ही वो गंभीर है। और जब सरकार हमारे प्रति गंभीर नहीं है तब हमें सरकार को अपने प्रति सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, और लोकतंत्र में उसे मजबूर करने का एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का रास्ता, जिस पर हमें चलना है। कितने लोग चलेंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग चलेंगे जो इस हमारे आंदोलन से अब तक जुड़ चुके हैं, वो सब लोग ये तय कर चुके हैं कि हमें इस लड़ाई को तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। और हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है कि जितना भी कर्मचारी सरकारी विभागों में काम करता है उस कर्मचारी को सरकारी विभाग में उसका अधिकार दिलाना, उसे सम्मानजनक वेतन दिलाना, उसे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाना, ये हमारा लक्ष्य है।
जिसे हमें पाना है। और धीरे धीरे हमारे आंदोलन का दायरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये एक जो हमने एक छोटी सी चिंगारी लगाई है वो अब लपटें बनने की तरफ बढ़ चुकी है, जिसमें यदि सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे मुद्दों को नहीं हल किया तो सरकार तक झुलस सकती है। ये इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है। अब हमने कुछ मंत्रियों के वीडियो आप लोगों को डाले हैं स्टेज पे, और हमने आप सब लोगों से यह आग्रह भी किया था कि जो कामगार क्रांति आंदोलन से लेके अब तक जितनी भी गतिविधियों के हमारे जो वीडियो हैं, जितने भी खबरें हैं, उन्हें आप लगातार शेयर करते रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचेंगी तो उतना ज्यादा चर्चा का विषय बनेगा। उदय प्रताप जी जो शिक्षा मंत्री है वो दो टूक कह रहे हैं कि भाई आउटसोर्स के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है। प्रहलाद पटेल जी का बयान आप सुन ही चुके थे, तो वो तो भिखारी कहते हैं, उनको ज्ञापन दो तो उन्हें भिखारी कह दिया। राजन शुक्ला जी ने हमारे ही आउटसोर्स कर्मचारियों से कहा था कि गिड़गड़ाते हैं फिर दादागिरी करते हैं। ये जो शब्द है, ये जो मानसिकता है सरकार के मंत्रियों की, ये मानसिकता ये बताती है जैसे कि ये मध्य प्रदेश उन्होंने खरीद लिया है, अब उन्हें कोई हराने वाला नहीं है, उनसे ये मंत्री पद कोई छीनने वाला नहीं है। और वो उसी ठसक में बात कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इस देश के अंदर सबसे ताकतवर हुकूमत मुगलों की रही थी। वो भी हमारे देश के कुछ लोगों के सहयोग से सैकड़ों साल तक उन्होंने इस देश को गुलाम बना के रखा था मुगलों ने। आजकल औरंगजेब, अकबर, तमाम सारे जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, दुनिया में मुगलों से ताकतवर हुकूमत कोई नहीं रही। क्या हुआ उस हुकूमत का? अंत हुआ ना। किसने किया था? लोगों ने किया। हमारे देश के राजे, रजवाड़े, नवाब जिन्होंने लोगों को इंसानी अधिकार नहीं दिए थे, लोगों को पूरी तरीके से अपना दास बना के रखा था, अब उनसे अपने महल बनवाते थे और उन्हें मजदूरी तक नहीं देते थे। ये हमारे यहाँ के राजे, रजवाड़े और नवाबों का चरित्र था। आज कहाँ है वो? कहीं दिखाई देते हैं क्या? खत्म हुए ना, खत्म हुए। उसके बाद अंग्रेज आए, 200 साल तक हमारे ऊपर राज हुकूमत चलाई, गुलाम बना के रखा, तरह तरह की यातनाएं दी। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उस अंग्रेजी हुकूमत को, जिसके बारे में कहा जाता था कि उनका सूरज नहीं डूबता था, इतना बड़ा साम्राज्य था दुनिया में उनका, ऐसे साम्राज्य को भी हम लोगों ने परास्त किया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हमें भिखारी बता रहे हैं, जो हमको घुसपैठिए कह रहे हैं, जो हमको दुत्कार रहे हैं, इन मंत्रियों की क्या मजाल है? क्या ये स्थायी तौर पर आए? क्या ये अंग्रेजों से, मुगलों से ज्यादा ताकतवर हैं क्या? नहीं। ये हमारे मान और सम्मान और आत्मसम्मान का संघर्ष है, जिसे हमें करना है, अपने लिए करना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए इसलिए करना है कि आप जितने लोग हैं, आपके बच्चे, सबके बच्चे तो कलेक्टर नहीं बनने वाले, एक आध का बच्चा बनेगा। सबके बच्चे एसडीएम भी नहीं बनने वाले हैं, एसपी भी नहीं बनने वाले, तहसीलदार भी नहीं बनने वाले हैं, टीआई भी नहीं बनने वाले हैं, सीएसपी नहीं बनने वाले हैं। आप सब लोग हैं, आप सब लोगों की बच्चों को जो नौकरियां करनी है, वो नौकरियां सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की होनी है। किसी को कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है, किसी को मास्टर बनना है, किसी को क्लर्क बनना है, किसी को माली बनना है, किसी को ड्राइवर बनना है, किसी को चौकीदार बनना है, किसी को भ्रष्ट बनना है, किसी को खाना बनाने वाला बनना है। ये छोटी नौकरियां हैं जो छोटे लोगों के हिस्से में आई हैं। यही नौकरियों को सरकार ने
खत्म कर दिया है। हमें इस नौकरियों को जिंदा कराना है, बहाल कराना है। ये नौकरियां बहाल होंगी तो आपकी नौकरी भी बहाल होगी और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता खुलेगा। इसलिए ये लड़ाई, ये जो कामगार क्रांति आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसमें आप जुड़े हुए हैं और इसलिए हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। हम लोग बहुत जल्दी, ऐसे तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए, इस सरकार को किसने भी अधिकार दिया कि तुम स्कूलों छात्रावास में खाना बनाने वाले जो रसोइया है उनसे 1000 रुपए में खाना बनवाए, फिर 2000 किए, 4000 किए। ये आपको अधिकार किसने दिया कि इन गरीब महिलाओं से आप 4000 5000 रुपए में काम कराएं, वो भी दोनों टाइम 12-12 घंटे की नौकरी करती हैं। इस सरकार को ये अधिकार किसने दिया कि इस पंचायती राज जो ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए लागू किया जाता, उस पंचायती राज में काम करने वाला जो ऑपरेटर है, चौकीदार है, भ्रष्ट है, सफाई कर्मी है, वो गुलामों की तरह जिए, 3000 2000 2500 4000 में नौकरी करे, वो भी 8-8 9-9 महीने तक नहीं मिले। कितने शर्म की बात है। इस सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि वो ड्राइवरों की भर्ती नहीं करेगी? भाई ड्राइवर की भर्ती नहीं करोगे तो जो ड्राइविंग स्कूल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं उनमें जो बच्चे ड्राइविंग सीख रहे हैं वो नौकरी कहां करेंगे? आपने ड्राइवर की नौकरी नहीं दी। आपने गली गली में कंप्यूटर सेंटर खुलवाए पिछले कुछ सालों में, बड़ी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर तैयार हुए इस उम्मीद में कि उन्हें सरकारी दफ्तर में काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, सम्मानजनक जीवन जिएंगे। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी नहीं दी सरकार ने, सब ठेके पर दे रखी है। भाई कंप्यूटर ऑपरेटर तो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बनना है, आपने उन्हीं की नौकरी खत्म कर दी। और आज के समय जब डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल हो गया है, बगैर कंप्यूटर के कोई काम नहीं हो सकता, किसी भी दफ्तर में कोई काम नहीं हो सकता, तो इस सरकार को क्या शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर तो अपने रखे? नहीं रखे। चौकीदार होता है, एक सुरक्षा गार्ड होता है। इतने आलीशान आपने बिल्डिंगें बना दी, इतने उन बिल्डिंगों के अंदर इतने महंगे महंगे सामान रखें, गोपनीय दस्तावेज रखें, आपको एक सुरक्षा गार्ड की, चौकीदार की जरूरत है। आपको उसके बगैर उन बिल्डिंगों की रखवाली नहीं हो सकती है। आपने एक सुरक्षा गार्ड को नौकरी पर नहीं रखा है, सब ठेके पे दे रखे हैं। आप हर दिन मेडिकल कॉलेज खोलते चले जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई करने वाले हैं, उनकी देखभाल करने वाले हैं, कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती। ये कर्मचारी नहीं रखा, सब ठेके पे कर रखे हैं आपने। स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में, वहां वार्ड बॉय है, वहां दूसरे कर्मचारी हैं, ठेके पे रखे हैं, 5000 7000 8000 में काम कर रहे हैं। क्या उनको क्या जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम सारे लोग कहते हैं कि हम तो इस देश को स्वस्थ बना रहे हैं, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, फलाना रहे, ढिमका रहे, कहते हैं। योग सिखाने के लिए सेंटर बना दिए। क्या योग शिक्षक को क्या भूख नहीं लगती? उसको पैसा नहीं चाहिए? 4000 3500 6000 रुपए में आप योग सिखवा रहे हैं, क्या मजाक बना के रखा है? कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 15-20 साल में मध्य प्रदेश का पूरा सरकारी सेक्टर तहस नहस कर दिया गया, सारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं और नौकरियां खत्म करके हमारे जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनसे ये काम कराया जा रहा है बहुत तुच्छ से वेतनमान, बहुत तुच्छ से वेतनमान में। यह इस वेतन को आप भुखमरी का वेतन कह सकते हैं। जब सरकारी भुखमरी के वेतन पर काम कराएगी तो बताइए निजी क्षेत्र में क्या हालत होगी? आप सोचिए जरा। कोई फैक्ट्री मालिक
जब हमारे सरकारी विभाग में काम करने वाले जो चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर हैं, भृत्य हैं, स्कूलों छात्रावास के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी हैं या SMDC से रखे गए भृत्य वगैरह वगैरह हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर है, ट्राइबल्स में तो बहुत बुरी हालत है। इनमें जब 4,000, 3,000, 5,000 रुपए में सरकार काम करा रही है तो कोई फैक्ट्री का मालिक अपने यहाँ के ठेका मजदूर को क्या दे रहा होगा, जरा सोचिए। वो तो खाना देकर काम करा रहा होगा, उसे न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा होगा। और इसलिए नहीं मिल रहा होगा कि जब सरकार ही नहीं दे रही तो कोई निजी कंपनी क्यों देगी, मालिक कोई क्यों देगा, वो तो मुनाफा कमाएगा, कमा रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। आप मंडी द्वीप चले जाना, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में चले जाना, ठेका मजदूर बंधुआ मजदूर की तरह जीवन जीने को मजबूर है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं 20 साल के। बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे हैं कारखाने के, इतने करोड़ उतने करोड़, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन कहीं उस मजदूर की बात नहीं हो रही, उस कर्मचारी की बात नहीं हो रही जिस पूरे सिस्टम को चला रहा है, दिन रात मेहनत करता है कि उसे भी जिंदा रहने लायक वेतन सरकार, कंपनियां दे। इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। जब इसकी चर्चा नहीं होती है तो आप समझ लीजिए कि आप कितनी चिंता में हैं सरकार के अंदर। जब सरकार को खुद, सरकार ने ही न्यूनतम, हम लोग को ऐसा कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि भाई आपके द्वारा जो तय न्यूनतम वेतन है, जो पुनरीक्षित होकर 11,800 हो गया है, वो हर उस कामगार कर्मचारी को मिलना चाहिए सरकारी विभाग में काम करता है, निजी क्षेत्र में काम करता है। लेकिन हम सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो 11,800 तो सरकार ने तय कर दिया ना कि ये मिलना चाहिए। ये न्यूनतम है, ये ज्यादा नहीं है, न्यूनतम है, मतलब जिंदा रहने लायक है। तो ये न्यूनतम तो मिलना चाहिए। क्या ये मिलता है सबको? नहीं मिलता। और हमारी लड़ाई यही है। अब आज की विश्व बढ़ती हुई महंगाई में ये न्यूनतम जो 11,800 है वेतन, ये कम से कम तो 18-21 हजार होना चाहिए। 18,000 हो या 21,000 हो, होना ही चाहिए। किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए यह जरूरी है। अब हम सब लोग काम करने के लिए निकले हैं, सुबह घर से निकलते हैं, कल नौकरी पर जाते हैं, दूसरे दिन हम नौकरी पर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती। तो हमारी नौकरी सुरक्षित भी होना चाहिए। अब सुरक्षित तभी हो सकती है जब सरकार हमारी गारंटी ले। इसलिए हम लोग ये सवाल अक्सर उठाते रहे कि जितना भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है उसके वेतन का भुगतान सीधे विभाग के द्वारा कराया जाना चाहिए। इस संबंध में शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के अंडरटेकिंग का एक पत्र भी लिखा गया, लोगों ने, दूसरे विधायकों ने लिखा। अंडरटेकिंग का मामला का मतलब होता है कि विभाग इन लोगों को अपने अधीन ले ले और इनके वेतन का भुगतान खुद करे। तो विभाग भी सीधे आप लोगों को वेतन देके आपकी नौकरी को सुरक्षित कर सकता है। और यही हमारी लड़ाई है, इन लाखों लाख लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने की, और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। अन्याय सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं हुआ, वही मैं बता रहा था। रसोईया है, वो भी हमारे आपके परिवारों की महिलाएं हैं, क्या दे रहे हैं उसको? पहले 1,000 देते थे, अब 4,000 दे रहे हैं, जो स्कूलों में खाना बनाती हैं बच्चों के लिए। ये कोई वेतन होता है क्या? आशा कार्यकर्ता है, क्या दे रहे हैं? 6,000 रुपए। वो भी हमारे आपके परिवार की महिलाएं हैं, क्या उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलना चाहिए? सहायिकाओं को भी, जो आंगनबाड़ी सहायिका है, उनको क्या दे रहे हैं? 5,500 रुपए। क्या उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलना चाहिए? ये जो 11,800 है, इस पर तो सबका अधिकार है, हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो सरकार का काम करता है, जो घर से बाहर जाकर काम करता है, उससे 11,800 तो मिलना ही चाहिए। फिर बाकी सरकार की जो सुविधाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट है, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेती है, इसलिए बाकी दूसरी सामाजिक सुरक्षा की जो प्रावधान है वो भी हमको मिलना चाहिए। लेकिन वो नहीं मिल रहा है, और मिल इसलिए नहीं रहा है कि हमने कभी भी न्यायोचित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, आक्रामक तेवरों में उसे मांगने की कोशिश नहीं की। जब 1-1.5 साल के इस संघर्ष के जरिए दिल्ली के चैनल आपके ऊपर डिबेट कर सकते हैं
तो आप सोचिए कि जो लड़ाई पिछले 1-1.5 साल से जिन तेवरों में शुरू हुई है, अगर ये लड़ाई पिछले 5 साल पहले से शुरू हुई होती तो आज आप लोग अपने अपने विभागों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा हासिल कर चुके होते। लेकिन वो तमाम सारे संगठन जो आप लोग कर्मचारियों के बीच में, श्रमिकों के बीच में काम करते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है कि वो सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए आंदोलन के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं की गई और उन्हीं औपचारिकताओं का नतीजा है कि आपके साथ अन्याय होता हुआ चला आ रहा है और सरकार को भी कोई चिंता नहीं होगी। सरकार समझ रही है कि ये हमारे संगठनों के द्वारा संगठित किए गए लोग हैं जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी सरकार का जो दबाव, वो सरकार के ऊपर आपके आंदोलन का जो दबाव बनना चाहिए था वो नहीं बना। हम लोग अपने टूटे फूटे शब्दों में, इधर उधर की टूटी फूटी हिंदी में, लेकिन आक्रामक तेवरों में हमने इन सवालों को उठाया। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूनतम वेतन के मुद्दे पे हम लोग सक्रिय रहे, हम लोग उसको रिवाइज कराने में सफल हुए। 1 साल में भोपाल में 4 प्रदर्शन, एक इंदौर में प्रदर्शन करना कोई मामूली काम नहीं है, आसान काम नहीं। और आपने इन प्रदर्शनों को देखा था। अभी 9 मार्च का आंदोलन भी बहुत प्रभावशाली रहा, हमको गिरफ्तार किया गया, हमारे पूरे टीम को। उससे पहले नीलम पार्क में जो प्रदर्शन हुआ उसको छावनी बना दिया था, हमारे लोगों को जगह जगह रोका गया था। यानी सरकार हमारे आंदोलन से डर रही है। हमारे आंदोलनों के कारण ही आज आप चर्चा के केंद्र में आए हैं। मीडिया ने भी हम महत्व देना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन और निर्णायक हो। ये सरकार ने 20 साल में इतने लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अब अतिथि शिक्षक हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनका क्या भविष्य है? अभी 60-70 हजार अतिथि शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन 1-1.5 लाख अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो 5-5, 7-7 साल तक स्कूलों में पढ़ा चुके हैं, बेचारे बेरोजगार होकर घर पर बैठे हुए। नहीं, 1.5 लाख अतिथि शिक्षकों की जिंदगी खराब करने का काम इस सरकार ने किया है। ये अधिकार इस सरकार को किसने दिया था? सरकार का काम होता है लोगों की जिंदगी को बनाना, उनकी जिंदगी को सुरक्षित करना, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। लेकिन इस सरकार ने लाखों अतिथि शिक्षकों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब वो भी इस क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखना, इस मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जो इस सरकार को लेके डूबेगा। हमारी संख्या, हम लोग 10-12 लाख कहते हैं, ये इससे भी कहीं ज्यादा है। आशा कार्यकर्ता है जिनका तरह तरह का शोषण हो रहा है, वो भी लाखों में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाखों में है, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता लाखों में है। इन सब की जिंदगियां खराब करने वाली सरकार से बदला लेने का समय है। हमारे कुछ लोग अभी फेसबुक पे कमेंट में कर रहे थे कि 3 साल बाद हम देख लेंगे इस सरकार को। कई पोस्टों पे ये कमेंट आते कि ठीक है, हम भिखारी हैं, 3 साल बाद देख लेंगे। हमें 3 साल का इंतजार नहीं करना है। और 3 साल बाद आप क्या देख लेंगे? ये सरकार है, दूसरी बदल दोगे, इतना ही तो कर पाओगे ना। और लेकिन सरकार बदलने की ताकत अपन लोग नहीं है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। हम इस सरकार से लड़ने वाली ताकत है आप। यदि आप एकजुट होकर सड़क पर दिखेंगे तो न्याय करा लेंगे। सरकारें आपके अकेले से बनने बिगड़ने वाली नहीं है। इसलिए ये बात भूल जाइए कि 3 साल बाद हम देख लेंगे। 3 साल में क्या परिस्थिति बनेगी उस समय तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो आपको इन मंत्रियों के बयानों का जवाब देना है सड़क पर, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था अंग्रेजों को, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने दिया था अंग्रेजों को। इससे पहले मुगलों को दिया गया, उससे पहले राजे रजवाड़ों को दिया गया।
हमें भी उसी तरीके से इस सरकार को भी जवाब देना है सड़कों पर। इसलिए आप सड़कों पर आने की तैयारी कीजिए। अपने और तमाम सारे ऐसे लोग जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं उनको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि ये संकट गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि सरकार आपसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्रों को तो पूरी तरीके से खत्म करने पर तुली हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के सारे रोजगार इन्हें खत्म कर दिए हैं। सीएम राइट्स के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एक बड़ा स्कूल खोलेंगे, 20 किलोमीटर के दायरे के सारे स्कूल बंद। तो उन स्कूलों के अंदर जो काम करने वाला, पढ़ाने वाला मास्टर है वो भी बेरोजगार होने वाला है। जबकि ये स्कूलों की संख्या इसलिए बढ़ाई गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार ने उन्हीं स्कूलों में जिन लोगों की जरूरत थी उन लोगों को नौकरी नहीं दी। लैब अटेंडेंट एक नहीं है मध्य प्रदेश के पास, एक क्लर्क नहीं है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। स्किल इंडिया की बात करते हैं, मोदी जी का पूरा भाषण स्किल इंडिया पे चलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी के भी भाषण स्किल इंडिया और सीखो कमाओ फलाना ढिमका चलता है। एक व्यावसायिक प्रशिक्षक की भर्ती नहीं की गई है, वो भी आउटसोर्स है। हमारे सारे के सारे मध्य प्रदेश में 4-5 हजार व्यावसायिक प्रशिक्षक है जो पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे आपके परिवारों के लड़के लड़कियां हैं। उन्हें पहले 22,000 रुपए मिलते थे, अब 20,000 पर 2,000 उनके भी कम कर दिए, 20,000 मिल रहे हैं। बीच में जुलाई में तो उन सबको इन कंपनियों ने निकाल के बाहर करा कर दिया था। ये गुंडागर्दी है जो मध्य प्रदेश में चल रही है। एक लूट का राज चल रहा है, सारी सरकारी संपदा को लूटा जा रहा है। हमारे कामगार कर्मचारी वर्ग की मेहनत पर तो बेइंतहा लूट हो रही है, उससे ही मुनाफे कमाए जा रहे हैं सारी सरकार को। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम बोलते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। इसलिए साथियों, आप सब कुछ सुन चुके हैं, सारे मंत्रियों के बयान चुन चुके हैं। हमारे इस फेसबुक पेज पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है, हम डालते रहते हैं। सिर्फ आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि यदि आपको अपने भविष्य को सुरक्षित कराना है तो आप अपने आप को इस आंदोलन से, इस संघर्ष से जोड़िए। 1 मई 2025 को श्रमिक दिवस पर हम पूरे मध्य प्रदेश के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। छिंदवाड़ा में हम एक बड़ा कामगार क्रांति आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को हम लोग शामिल करने वाले हैं, आम लोगों को भी जोड़ने वाले हैं। वो अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और उसके बाद 1 मई को दूसरे संभागीय स्तर पर भी हम कोशिश करेंगे कि इतने ही बड़े आंदोलन हो और उन आंदोलनों की जो धमक सरकार तक पहुंचेगी, जो सरकार में डर पैदा होगा, वह आपके साथ न्याय कराएगा। इसलिए साथियों, आप लोग अभी से, हम इसी पेज पर 1 मई के आंदोलन का पर्चा भी लोड करेंगे, जिसे आप फोटोकॉपी करा करा के लोगों तक बांटें और प्रचारित करें। 1 मई श्रमिक दिवस, 1 मई को हमें तमाम सारे कानूनी अधिकार मिले थे। 8 घंटे काम का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार। इसलिए हम 1 मई 2025 को यादगार बनाकर रोजगार में सुरक्षा का अधिकार हासिल करने की लड़ाई जीतना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में खुद जुड़े रहेंगे और अपने जैसे पीड़ित प्रताड़ित जो लाखों की संख्या में है, अभी हमारे साथ हमने आउटसोर्स कर्मचारियों से इस आंदोलन को शुरू किया था। हमारे साथ में ग्राम पंचायतों के चौकीदार, पंप ऑपरेटर व्रत शामिल हुए हैं, स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन कर्मचारी शामिल हुए हैं, रसोईया शामिल हुए हैं और दूसरे भी संवर्ग के तमाम सारे लोग हमारे इस आंदोलन से लगातार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। ये एक इतना विशाल बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। आप सब लोग फेसबुक लाइव में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। आज की इस चर्चा को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मंत्रियों के बयानों को भूलें नहीं, वह आपके साथ किया गया सबसे बड़ा अपमान है। अपने और साथियों को भी इस पेज को फॉलो करने के लिए कहें। नमस्कार। 1 मई 2025 को यादगार बनाने के लिए सक्रिय हो जाएं।